what you are looking. Number 2 is the scan, that is a rough idea of content. पहले हम करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बुक में से क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक किताब है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या लेना है। फॉर एग्जांपल मेरी फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो आई शुड डायरेक्टली गो टू द फाइनेंशियल पेजेस के ये फाइनेंशियल के पेजेस हैं और मैं इन फाइनेंशियल के पेजेस से अपनी इंफॉर्मेशन को निकालता हूँ। रफ आइडिया ऑफ द कंटेंट, आपको फाइनेंशियल्स में से क्या क्या चाहिए उसका एक आइडिया ले लें और फिर प्रायोरिटाइज कर लें, सेपरेट द एसेंशियल्स एंड इररेलेवेंट। जो इररेलेवेंट चीजें हैं या जो नॉन एसेंशियल हैं उनको अलग कर लें और एसेंशियल्स को अलग कर लें। रीडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर सेकंड फेज आ जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्पॉटिंग एसेंशियल्स लाइक कंटेंट लिस्ट, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, मेन इश्यूज, नंबर्ड लिस्ट, बॉक्सेस, स्पेशल साइंस, अंडरलाइंग लाइनिंग्स एंड चेंज फॉन्ट। ये सारी वो चीजें होती हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट शो कर रही होती हैं। आपने इन चीजों में से देख लेना है कि आपने अब स्किम का मतलब होता है जैसे हम किताब को ऐसे पकड़ते हैं और इस तरह से हम उसको गो थ्रू हो रहे होते हैं। अच्छा जी ठीक है, ये हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये स्किमिंग कहलाता है। Skimming doesn't mean that you go in detail. Skimming means that you go for looking for headings, subheadings, numbered boxes, whatever they are. और इसके बाद फिर इसकी रीडिंग के ऊपर चले जाते हैं फेज 2 के ऊपर। रीड केयरफुली एंड इंटेलिजेंटली, कंसंट्रेट, रेस्ट्रिक्ट द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का मतलब है आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपने उन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है और कंसंट्रेट करना है कि आप रिसीविंग स्किल्स के अंदर इधर लिसनिंग और रीडिंग वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स आर बेस्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन। रेस्ट ऑल मटेरियल इन स्किमिंग गिव्स बेस्ट आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमने स्किमिंग के अंदर करना क्या है, स्किमिंग के अंदर से हमने जो ओपनिंग और कंक्लूजन है सारा कुछ आपका वहां पढ़ा होता है। लाइक ओपनिंग स्टेटमेंट ये है फाइनेंस की और एंड स्टेटमेंट ये है, बाकी सारी चीजें इन दरमियान के अंदर आती हैं। वो अब आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और उनको टाइम देना चाहते हैं। फेज 2 के अंदर ही आ जाता है फिर आपकी इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट along with credibility, congeniality, selective perception and open-mindedness of both. Further, you may look for accuracy of the facts and figures, vocabulary that is connotative or denotative words. ये दो लफ्ज हैं हमारे पास, connotative और denotative। बच्चों connotative जो होता है that is the implied meanings, मीन्स के उसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे को कहता हूँ he is a shooter. Now shooter is a connotative words. इसके दो मतलब होते हैं, एक शूटर वो होता है जो 100 मीटर शूट भागता है, रेस भागता है। एक शूटर वो होता है जो शिकारी होते हैं, जो लॉयंस को, बर्ड्स को मारता है। और एक शूटर वो होता है जो किलर होता है, जो लोगों को मारता है। लिहाजा आपने जब भी अपनी रीडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जाना है, आपने उन वर्ड्स के कनोटेटिव और डेनोटेटिव दोनों मीनिंग्स को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली मैनेज करना है, देखना है। क्योंकि एक भी गलत कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स may lead you towards faulty decisions. और एक अकाउंटेंट जो है वो faulty decisions को अफोर्ड नहीं कर सकता। Check assumptions, catch all effects and hasty generalization. अब ये तीन चीजें आ गई, assumptions, catch all effects and hasty generalization. Assumptions suppose कर लेते हैं, अच्छा नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। लास्ट टाइम तो हमने देखा था फाइनेंशियल मैटर्स ऐसे थे, इस मरतबा ऐसे क्यों आ गए, इस मरतबा प्रॉफिट कम है, पिछली मरतबा ज्यादा थे। तो ये जनरल assumptions होती हैं, इनकी डिटेल वर्जन चाहिए होती है। इसके बाद आ जाता है कैच ऑल इफेक्ट्स। कैच ऑल इफेक्ट्स वो होते हैं जिसको, जैसे मैंने अभी कहा, जो assumptions हैं यही आपके कैच ऑल इफेक्ट्स बनते हैं कि आप प्रीवियस किसी भी एक चीज को स्टैंडर्ड के तौर पे ले लेते हैं। और जब आप उसको स्टैंडर्ड के तौर पे ले लेते हैं तो फिर आप उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते। एंड डेफिनेटली once you do not raise question on the credibility of the information
और आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि लास्ट ईयर भी प्रॉफिट डाउन था, इस साल भी डाउन ही होगा, तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो करप्ट हो जाती है। एंड देन कम्स द हेस्टी जनरलाइजेशंस। जनरलाइजेशन नॉर्मली, जैसे मैंने अभी कहा, यही कैच हॉल इफेक्ट हेस्टी जनरलाइजेशन की तरफ मूव करवाते हैं आपको। जब आप प्रीवियस किसी भी एक्सपीरियंस के ऊपर, परसेप्शंस के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं और उसको एवेलुएट नहीं करते। रीडिंग स्ट्रेटजी के अंदर नेक्स्ट है अ डिसऑनेस्ट आर्गुमेंट और इलॉजिकल मूव। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन को करप्ट करता है। आपका स्टाइल, वो इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप पैसिव हैं, आप असर्टिव हैं, आप परसुएसिव हैं, ये सारा मैटर करता है इंफॉर्मेशन की प्रोविजन में। फिर उसका लेआउट है। अब रिपोर्ट हो, प्रपोजल हो, हर किसी का एक लेआउट होता है प्रॉपर। अगर हम उसको लेआउट के मुताबिक नहीं लेके जाते तो आपकी लॉजिकल प्रोग्रेशन नहीं होती। फिर करेक्ट ग्रामर और एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये एक फॉर्मूला है 3SQ3R टेक्निक्स हैं। ये आपने अपनी रीडिंग स्ट्रेटजी और रिसीविंग स्ट्रेटजीज के अंदर जो है बेटा, उसको फॉर्मूले को बिल्कुल ग्रैब कर लेना है। फॉर एग्जांपल, पहला क्या कहता है? सर्वे, दैट इज द प्रीव्यू। इसमें स्किमिंग है, इसमें कंटेंट्स को देखना है, इसमें आपने बर्ड्स आई व्यू के तौर पे देखना है। तो ये सर्वे आपको किसी भी चीज का एक ओवरऑल आइडिया दे देता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, सेंट्रल आर्गुमेंट और की कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर आपने पूरा बेस बनाना है अपनी रिपोर्ट्स। थर्ड है रीड, वर्किंग थ्रू द टेक्स्ट, व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट। फोर्थ है रिकॉल, स्टॉप रीडिंग एंड वर्किंग ऑन गेन्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिपोर्ट्स में से 10 चीजों को स्पॉट किया है, स्किम किया है, वो 10 को स्पॉट करें, विच इज द मोस्ट रेलेवेंट, विच इज नॉट रेलेवेंट, कौन सा आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है और कौन सा नहीं करता। जो नहीं करता उसको एक्सक्लूड कर दें। और द लास्ट वन इज द रिव्यू, वर्किंग ऑन गैप्स। जब आप रिव्यू करोगे तो आपका SQ3R का जो टेक्निक है ये पूरी हो जाएगी। ये टेक्निक आपने रिसीविंग स्किल्स पे लगानी है, और ज्यादातर ये रिसीविंग स्किल्स आपकी रीडिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से है। आपकी रिपोर्ट्स हों, लेटर्स हों, वट एवर दे आर। अब लिसनिंग स्ट्रेटजी, इससे पहले अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं स्लाइड्स को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ शुरू से। क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं पूछ लें, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। प्रीव्यू रीडिंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग होगी, स्किमिंग हो गई, स्कैनिंग हो गई, लाइट रीडिंग हो गई, वर्ड बाय वर्ड हो गई, इन डेप्थ हो गई। फिर हम चले गए क्रिटिकल रीडिंग के ऊपर। इन तमाम का जो लास्ट स्टेज होती है वो क्रिटिकल रीडिंग होती है। क्रिटिकल के बाद हमने फिर इसके प्रॉब्लम्स को देखे। वॉल्यूम वाज अ प्रॉब्लम, स्पीड वाज अ प्रॉब्लम, selective perception was a problem, and then the visual was the problem. फिर रीडिंग स्ट्रेटजी में हमने देखे फेज 3 हमारे पास आ गए, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, स्कैन एंड प्रायोरिटाइज। फेज 2 के अंदर हमने स्किमिंग की, द मोस्ट एसेंशियल को स्पॉट किया। फिर रीडिंग के अंदर हमने हर चीज को कंक्रीटली इन डेप्थ जाकर देखा, और फिर एवेलुएट करके इंफॉर्मेशन को हमने फाइनलाइज कर दिया। फिर एक फॉर्मूला आपको मिल गया SQ3R का। ये फॉर्मूला आप किसी भी रीडिंग स्किल्स के ऊपर अपनी लगा सकते हैं। एंड देन कम्स रिसीविंग स्किल्स के अंदर ही लिसनिंग स्ट्रेटजी। आपके पास 5 मिनट हैं, आप रिव्यू कर लें। 5 मिनट के बाद आई विल बी अगेन ऑनलाइन। तो क्वेश्चन हो फिर आपसे पूछ लें, बिकॉज क्वेश्चन के बगैर आगे जाने का फायदा कोई नहीं।
Okay, बच्चों, let's move now on the listening strategy. मूव करें जी आगे. सर समझ नहीं आई, आवाज कट रही है. आवाज नहीं आ रही. अब बताएं, आवाज क्लियर है? जी सर. Okay, let's go for the listening strategy. So what is listening now? First, let's look onto the definition. Listening is the process of receiving, taking meanings from and responding to the spoken words, and they may be verbal or non-verbal messages. Now, when I talk about the non-verbal, that means the body language. When I talk about the body language, that means it is almost the gestures, the feelings, the facial expressions, the movements, the dress, the way you, the posture you are making. ये तमाम चीजें उसके ऊपर होती हैं. जब आप किसी बंदे को सुन रहे होते हो तो बच्चों आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? दैट जो स्पीकर बोल रहा है उसके बोलने का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है. नंबर 2, वो जो वर्ड्स यूज करता है उसमें कितने वर्ड्स कनोटेटिव हैं और कितने वर्ड्स डेनोटेटिव हैं. नंबर 3, वो आपको किन बातों के ऊपर उलझाना चाहता है. For example, if I am talking to the people and I am not clear about an idea, मैं क्या करूंगा, मैं उसी आइडिया के ऊपर बार बार उनको एग्जांपल्स और इधर की एग्जांपल्स उधर की एग्जांपल्स एक्सरसाइज उसमें उलझा दूंगा. इससे टाइम वेस्ट होता है. इसलिए कहते हैं रिस्पॉन्डिंग, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर जरूर ख्याल करें. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट 70% ऑफ द कम्युनिकेशन इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज. तो बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है. एंड नेक्स्ट हम आते हैं, देयर आर सेड टू बी 4 लिसनिंग स्टाइल्स. नंबर 1 स्टाइल, अब ये जरा गौर से देखिएगा, पीपल लिसनिंग स्टाइल. मैं रिसीविंग स्किल की बात कर रहा हूँ, इस वक्त फीडबैक की बात कर रहा हूँ. Listeners has high concern for the feelings of others, that is subordinate telling boss about a personal problem. Now you are a boss. If you are going to listen to your subordinate, you must be people-oriented listeners. Now the people-oriented listener means that you take care of the concern of the feelings of the people, their issues, why they are talking to you, and you have to show your concern that you are going to resolve their problems. ये people oriented listening होती है, जहां आप लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, जहां आप लोगों की बात सुनते हो और आप उनकी बातों को रिजॉल्व भी करते हो. ये ज्यादातर मसला जो होता है ये सबॉर्डिनेट और सीनियर जो लोग होते हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन पैटर्न बनता है उसमें आता है. नंबर 2 इज द एक्शन लिसनिंग. इसको हम कह सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड लिसनिंग. लिसनर्स वांट प्रिसाइज, एक्यूरेट, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज रिटन रिपोर्ट्स टू द बॉस. अब एक्शन लिसनिंग कौन सी होती है कि अब बॉस के पास जाएं और बॉस को समरी बताएं. सर टुडे 2.5 million प्रॉफिट, 1.5 million आउटस्टैंडिंग, 1.2 million bad debt. बस that's all. आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. Whatever is the action required, सिर्फ उस पे बात करें, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन के ऊपर बात नहीं करनी. और जब भी आप अपने किसी सीनियर से बात करते हैं तो आपको एक्शन ओरिएंटेड लिसनिंग के ऊपर जाना चाहिए, इसलिए कि your boss always wants to listen only the relevant data. वो irrelevant data की तरफ जाना पसंद नहीं करते. Then comes the content listening. Content listeners के अंदर क्या होता है? Listener uses complex, abstract information to make objective, unemotional decisions. That is diagnosis by a doctor, critical analysis of a written report before it is published. Content listening, पहले मैंने एक्शन की बात की थी. एक्शन का मतलब है
only interested in what is required to do at that time. That's all. कंटेंट की बात करेंगे. कंटेंट का मतलब है वो तमाम चीजें जो किसी भी टॉपिक के मुतालिक फाइनल डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है, वो तमाम के तमाम कंटेंट्स आप बड़े अनबाइस्ड होकर, अनइमोशनल होकर सुने. कंटेंट पे फोकस करना है, बंदे के ऊपर फोकस नहीं करना, अथॉरिटी पे फोकस नहीं करना. And then comes the time style listening. That is the worst listening style. There's a listener wants brief, summarized information because of the time constraints. याद रखिएगा टाइम स्टाइल लिसनिंग के अंदर आप सिंपल, जिस तरह से मैंने ये पहले वाली स्लाइड के अंदर दिखाया था, एक्शन लिसनिंग, लोग ऑलमोस्ट एक्शन लिसनिंग के ऊपर ही जाना पसंद करते हैं. तो टाइम स्टाइल लिसनिंग ज्यादातर बॉसेस के लिए होता है. वो आपसे सिंपल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल नहीं चाहते. डिटेल चाहोगे तो फिर वो आपसे उसकी बात कर लेंगे. तो आपने सिंपल टाइम स्टाइल लिसनिंग के अंदर ख्याल करना है कि आपके बॉस के पास या आपके क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, आपने सिर्फ उसको सिनॉप्सिस देने हैं या एग्जेक्टिव समरी देनी है. अब लिसनिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आप देख लें. दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम रिसीविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन. Which information you believe will then depend on your perceptual biases. बेटा मैंने आपको पहले ही perceptual biases का बताया. That we are the human beings who are always biased, either by time, by space, by people, by culture, by religion, by language, by profession, by personality, whatever it is, हम हमेशा biased रहते हैं. और ये एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है. डिसोनेंस मींस ये एक प्रॉब्लम है लिसनिंग के अंदर, रिसीविंग स्किल्स के अंदर ये प्रॉब्लम रहता है. मिसाल के तौर पे आप एक एलर्जी से ताल्लुक रखते हैं. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. आप पीटीआई गवर्नमेंट से हैं. अब इमरान खान अच्छी बात करे बुरी करे, आपने उसको अच्छी ही लेना. पीटीआई वाले कभी भी नून लीग वाले अच्छी बात करेंगे, वो नून लीग की अच्छी बात को भी अच्छी नहीं समझेंगे. ये वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है जो परसेप्चुअल बाइस की वजह से है. आपने जब भी किसी से बात करनी है, अपने बाइसनेस को साइड पे रखना है. हदीस भी है, ये मत देखो कि बात लाने वाला कौन है, पहले ये देखे कि बात क्या कहता है, बाकी बातें इसके बाद की हैं. फिर इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी है. मैंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बात की थी. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने में भी, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं बिकॉज दे आर आउटस्पोकन, इंट्रोवर्ट बड़े पैसिव होते हैं, वेरी केयरफुल, बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं. एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो क्योंकि आउटस्पोकन होते हैं, लिहाजा दोनों का एक प्रॉब्लम रहता है. आपने किसी पर्सनालिटी क्लैश के अंदर नहीं जाना, किसी डिसोनेंस के अंदर नहीं जाना. आपने फोकस करना है अपने कंटेंट्स के ऊपर, आपने फोकस करना है अपने जो एक्शन आपको रिक्वायर्ड है उसके ऊपर. फिर हॉलो इफेक्ट की मैंने आपसे बात कर दी थी कि पहले ऐसे हुआ था, इस साल भी ऐसे ही होगा. पिछले साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी. ऐसा नहीं है, हालात वाक़ियात चेंज होते रहते हैं. प्रॉफिट डिसेबिलिटी, प्रॉफिट रेशो अप डाउन होता है. मैंने आपको एक लेटर कहा था लिखने के लिए, आई डोंट नो आपने लिखा है कि नहीं लिखा. डिक्लाइन इन सेल्स, अगर लिखा है तो प्लीज मुझे सबमिट करें ताकि मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दे दूं. लिसनिंग प्रॉब्लम्स के अंदर नेक्स्ट एंजाइटी आ जाती है. बीइंग एंशियस creates noise for the listening process. When you are anxious, you cannot be attentive towards being said. And then the controlling listener, more concerned with what he or she has to say, what you have to say. In other words, they think their options, their opinions are superior to yours and you have nothing interesting to say. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब लिसनर ये समझ ले कि आप बहुत बेहतर हैं, जो स्पीकर जो है वो बकवास कर रहे हैं, उसके पास कोई ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है. उसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि यू मस्ट बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. जितना ज्यादा आप अपने टॉपिक से आगे पीछे होने की कोशिश करोगे, आप उतने ही फंसते चले जाओगे. आप उतनी अपनी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, कंजेन्युइनिटी को लूज कर दोगे और लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे. लिहाजा फोकस्ड होना बहुत जरूरी होता है. एंड देन कम्स द पैसिव लिसनर्स. ये भी एक प्रॉब्लम होता है. अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, सॉरी सिनेमा में देखा होगा, गर्मियों में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए सिनेमा में जाते हैं कि वो गर्मी से बचना चाहते हैं, 2-3 घंटे गुजारते हैं सो के वहां पे आ जाते हैं.
ये पैसिव लिसनर्स होते हैं. दे हैव नो इंटरेस्ट इन लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग टू देम. लिहाजा आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पैसिव लिसनर्स हैं. आपने उनको अटेंटिव लिसनर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, अदरवाइज वो आपके मैसेज को बड़ा सीरियसली नहीं लेंगे. नाउ 3-4 चीजें हैं जिसको आपने बड़े गौर से देखना है लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं. एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि मैं आगे चलूं. नो सर. जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? नो सर. कमाल के बच्चे हैं यार, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हालांकि कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो रहा है, फिर भी आपको समझ आ रही है, बड़ी बात है. इसका पिफा के बच्चे लाइक हैं. नहीं लीजिए हम आगे सर, लाइक अनलाइक का तो आपको पता होगा, लेकिन बात ये ना कि अभी तक मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्ट अभी तक आया नहीं, आएगा तो फिर जरूर पूछूंगा. जबरदस्त. नहीं, मैंने जी. आगे ना कुछ वर्कशॉप्स आप लोगों के लिए रखी हैं. वो वर्कशॉप देना बहुत अच्छा, जरूरी है, क्योंकि वर्कशॉप्स के बगैर मजा नहीं आता. मैं इंशाल्लाह ठीक वो है. अपने पूरे कमरे में बड़े कंप्यूटर उसके साथ जो है ना आपको वर्कशॉप दूंगा. बल्कि आज एंड पे कोशिश करता हूँ एक छोटी सी वर्कशॉप आपको दे के जाए सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर. सर दैट विल सर एक हेल्प यू फेवर लॉट. था मेरा, तकरीबन काफी टाइम से मेरा एक फेवर था, रिकॉर्डिंग का मेरा इशू आ रहा है, रिकॉर्डिंग अब तक मुझे नहीं मिली है. मेरा अब तक मैं सर ये ना एक्चुअल प्रॉब्लम में हल ना, नहीं हुआ है. आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी मुश्किल से मुझे टाइम निकालना पड़ता है ऑफिस से. फिर ये डेंगू ने काम बड़ा खराब कर दिया. देखिए पूरा मुंह मेरा पक्का पड़ा हुआ है, अभी भी मैं बोल जी रहा जी हूँ. बिल्कुल. और जी जी सुबह से जज़ाकल्लाह. मीटिंग्स में था. मैं गलती से आता हूँ 1 घंटे के लिए और यहाँ फंस जाता हूँ आके ऑफिस में, टाइम ही नहीं मिलता. अब फाइनेंस वालों ने अच्छा. सुबह से वो रगड़ा लगाया है जी. क्योंकि ना वो मेरे का 8 करोड़ की मेरी इनको है वो पड़ी हुई है रिकवरी, तो वो उन्होंने आज ठीक. सारा दिन उसके ऊपर लगा दिया. बोल बोल के मेरा अच्छा बुरा हाल हो गया. सर, बहरहाल, हमारा भी ऐसा ही कुछ है, हम भी ऑफिस में जॉब, हमारा तो ये है कि अभी फिलहाल ऑडिट आने वाला है करीब, तो हम भी फाइनेंस में हैं, तो इशू हमारा भी यही चल रहा है अभी. आप कराची से तो हो? ये, जी सर, मैं कराची से अब्रार बात कर रहा हूँ. अच्छा, अब्रार बात करो. कहाँ होते हो कराची में? सर मैं इधर ये सराबकोट है वाटर रूम पे, हाँ जी बिल्कुल. हाईवे की तरफ वहां पे. कराची यार मैंने बड़ा ट्रेनिंग्स बहुत करवाई हैं लोगों को, टाइम बड़ा स्पेंड किया है, एयरफोर्स में अच्छा बड़ा अच्छा टाइम अच्छा. वहां पे लगाया है, मलिर कैंट में. अच्छा. हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. कराची अच्छा, तो मेरे मलिर कैंट लिए में हम बड़ी. सर गेट नंबर 6 की तरफ है, वो उस तरफ अच्छा रहते हैं अच्छा, हम लोग. चलें. जी जी. अच्छा जी, मूव करें आगे एक्टिव लिसनिंग के ऊपर. ले जी चलें. नाउ लेट्स कम टू द एक्टिव लिसनिंग. To be a good listener, you need to use active listening, and this involves number 1, intensity. आपने ना ये 4 पॉइंट्स रखने हैं: इंटेंसिटी, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस. अब इंटेंसिटी क्या होती है देखें. आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, मुझे अच्छी तरह से याद है समवेयर बैक इन 1996 मैं एक ट्रेनिंग के ऊपर कराची आया, तो हम लोग रोजाना गुजरते थे शारे फैसल से, तो वहां पे बोर्ड नजर आता था. बिल्कुल पहले ब्लैक किया उन्होंने, फिर उसको व्हाइट कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी, जरा इसको गौर से देखिएगा. व्हाइट हो गया तो 3-4 दिन हम देखते ही ये बोर्ड व्हाइट है. अचानक क्या हो, उसके ऊपर कुछ 5 अंडे बना दिए उन्होंने गोल गोल किस्म के, और 4-5 दिन सिर्फ वो अंडे बने रहे और हम देखते रहे यार ये कर क्या रहे हैं. फिर उन्होंने क्या किया, उन उन राउंड को बॉटल की शक्ल के अंदर ले आए और बॉटल बिल्कुल खाली रही. हम फिर परेशान, ये क्या कर रहे हैं. 3-4 दिन के बाद देखा तो वो फांटा की बोतल बन गई हुई थी. So basically what they have tried, they have to create intensity to our side that this is what we are going to sell as a product to the people. Because already we were so curious, we were desiring कि यार पता तो चले है क्या है. तो बच्चों जब आप listening, एक्टिव लिसनिंग के ऊपर जाते हैं तो आपको एक्चुअल में ना अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए, और चीजों को बड़ी इंटेंसिफाई कंडीशंस के अंदर ले जाके देखना पड़ता है ताकि आपसे गलती ना हो, और जो कुछ आप सुन रहे हो फिर उसके ऊपर बाइस्ड डिसीजंस ना हो. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द लिसनिंग डेजोनेंस, वो डेजोनेंस ना है. इंटेंसिटी में देखें क्या कहता है, ह्यूमन ब्रेन्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ स्पीकिंग rate about 4 times the normal speaking rate. मैं इसको कहता हूँ कि हम नॉर्मली
80 वर्ड्स पर मिनट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। कितने वर्ड्स बोले मैंने? आवाज आ रही है जी? कितने वर्ड्स कहे हैं? सर 3 कहे हैं। ओके, मैं इसको जरा और सिंपली कर दूं। 540 वर्ड्स, 540 वर्ड्स अगर मैं जल्दी जल्दी से बोलूं कि मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करें, आप उनको सुन लोगे लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पुअर हो जाएगी। 80 वर्ड्स टू 120 वर्ड्स इतने जबरदस्त होते हैं कि आप जब इनको सुनते हो तो ये आपके जहन के अंदर रिटेन हो जाते हैं। That leaves a lot of ideal times. अब देखिए ना, 540 वर्ड्स, और 80 to 120 वर्ड्स में बड़ा फर्क होता है। तो अगर आप 120 वर्ड्स तक लिसन कर सकते हो कंसंट्रेशन के साथ, तो आपकी रिटेंटिविटी बहुत बढ़ जाती है। इसमें क्या कहता है? That leaves a lot of idle times that's often filled up with the other thoughts. Intensity means turning out those other thoughts such as parties and what you are going to do on the weekends and what your friends were doing, what you need to plan your weekend. ये सारी चीजें आप साइड पे कर देते हो, लेकिन उसकी वर्ड्स की इंटेंसिटी का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि जो 120 वर्ड्स के बाद 540 वर्ड्स तक का 400 वर्ड्स का जो गैप है, आपके लिसनर्स उसको फिल करना शुरू कर देंगे और आपकी बात को नहीं समझेंगे। आप उस इंटेंसिटी को क्रिएट कैसे करना है? उस इंटेंसिटी को क्रिएट आपने करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। इफ आई एम विजिबल टू यू, देखो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने जेस्चर्स को यूज करूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी वॉइस इन्फ्लेक्शन को रेज और डाउन करूं ताकि आपको मेरी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए और आपका जो आइडियल टाइम है वो आप अपनी पर्सनल प्लानिंग के अंदर ना चले जाए। दूसरा बच्चों आ जाता है एम्पैथी, दैट रिक्वायर्स यू टू पुट योरसेल्फ इन स्पीकर्स प्लेस। ये बड़ा जरूरी होता है कि जिसको आप सुनने जा रहे हो आपको उसका पता हो कि वो किस कंडीशन के अंदर, उसकी पोजीशन क्या है। बिकॉज मैनी टाइम्स जो वो बात कर रहा होता है वो अपनी पोजीशन की अथॉरिटी की वजह से कर रहा होता है, एंड इफ यू मिसकैलकुलेट इट you can never understand the effective message. तो put perceptual biases aside, अगर हैं वो pride and prejudice की वजह से हैं, वो language की वजह से हैं, वो profession की वजह से, उनको साइड पे रखें and try to understand the message from the sender's perceptually biased point of view. आपको जो मैं बात कह रहा हूँ आप मेरे point of view से समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ आएगी। And the last one is the acceptance that listen objectively without judging content until the speaker has finished. हम अक्सर ये कह रहे होते हैं वो इन्हें ते ही कहना है, वो ये बकवास ही कर ले। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीखें, लोगों को रूम देना सीखें, तब जाके आपका मामला जो है ना वो बेहतर होगा। और बाकी ये स्लाइड है ये आपने खुद पढ़नी है क्योंकि इसके अंदर सिंपल वो प्रॉब्लम्स मैंने सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो स्लाइड आ जाती है, ये 4 स्लाइडें आपने खुद देखनी है और आपने कल मुझसे क्वेश्चन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंप्लीटनेस। इसमें प्रॉब्लम्स सारे के सारे वो आपके परसेप्चुअल बाइस, वो मैं कल आपको बड़ा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। परसेप्चुअल एरर्स होते हैं, एक्सपोजर का इशू होता है, कल्चर का इशू होता है, वो सारी चीजें ये यहाँ पे लिख दी गई हैं। इसके बाद आपका आ जाता है क्रिटिकल लिसनिंग। जिस तरह से हमने क्रिटिकल रीडिंग की बात की थी, क्रिटिकल लिसनिंग भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। Another form of listening is critical listening. This involves all the issues of active listening, but in addition means that you should critically evaluate and challenge what is being said. The challenge might be in your mind or it might express it verbally. There are a number of components of critical listening, and number one,
determine the speaker's motives. Speaker आपसे क्या कहना चाहता है, उसके motives को determine करें. Challenge and question ideas. Questions को और ideas को challenge करना सीखें. कभी भी passive listener ना बन जाएं, कि passive listener दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं. Distinguish fact from the opinion. Fact को और opinion को understand करने की कोशिश करें. Recognize your own biases. आपके अपने pride and prejudice जो होंगे उनको recognize करें. ऐसा तो नहीं आप pride या prejudice की वजह से मामलात को ठीक नहीं ले रहे. And assess the message. और जो message है वो actual में message क्या है, in favor, against or neutral, whatever it is. इसके बाद empathetic listening है. इस listening को अगर आप देखेंगे, the last form of listening I want to talk about is emphatic listening. Emphatic listening occurs when you try to understand what the other person is feeling from his or her point of view and reflect these feelings back in your feedback signals. Number one, to listen emphatically, a number of issues are suggested. Number one, identify the emotions. If I'm talking to you and I'm talking about something, and if I become emotional, you must understand it, why I'm emotional. Majority of the speakers become emotional just to detract you from the actual message. आपने detract नहीं होना. Listen to the story, then we make the stories as well. Stories में देखना है कि story बनाने का मकसद क्या है, and then let the person work out the problem. Sometimes the process of talking is enough to solve the problem. Sometimes people just need to vent their anger, perhaps because the issue is outside of their control anyway. कभी-कभी वो मामले को ठीक तरह से बयान कर रहे होते हैं, कभी-कभी खामखा का गुस्सा जो है ना वो दिखाते हैं. तो आपने देखना है ये फजूल में गुस्सा कर रहा है या वाकई इसका जेन्युइन मसला है जिस बात के ऊपर ये बात कर. But talking about it to someone who can show some sympathy makes them feel better. Other times people want your input into problem. In this case, emphatic listening means helping the other person talk through the problem and come up with their own solutions. Underline these words. This is the last words which are very important regarding the emphatic listening. Ask appropriate questions, direct them towards possible alternative solutions, and without telling them outright what they should do. ये सबसे best emphatic listening का. Sometimes the process of talking is enough to solve the problem. Sometimes people just need to vent their anger. ये वही वाली slide है जो second repeat हो गई है. बच्चों ये क्वेश्चंस थे सारे के सारे, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. हमने लिसनिंग स्किल्स की बात की, इसको मैं रिपीट कर चुका हूँ. लिसनिंग स्ट्रेटजी की बात की, फिर कंटेंट लिसनिंग के ऊपर आए, प्रॉब्लम्स के ऊपर आए, और एक क्वेश्चन आप जरा प्लीज लिख लीजिएगा मेरी तरफ से. ये क्वेश्चन मैं आखिरी स्लाइड के ऊपर लिख देता हूँ और ये क्वेश्चन आपने हल करना है. आप जैसा कहेंगे ना उसी बात, मतलब आप ये देख आपको सब पता है कि वो define action-oriented listening discuss what may be the possible problems with active listening.
जी आप एक एक्सरसाइज ले लें, इसको प्लीज लिख के आप सबमिट करवा दीजिएगा। एनी क्वेश्चन बच्चों? सर मुझे एक दफा ना पैसिव लिसनर का बता दे। बाहर से लिसनर का क्या बेटा? सर पैसिव लिसनर का। पैसिव लिसनर वो होते हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, जिनको जबरदस्ती लाके बैठा दिया जाता है। एक्चुअल में वो कर क्या रहे होते हैं, वो आपका भी टाइम जाया कर रहे होते हैं और दूसरों को भी टाइम जाया करते हैं। हमें पैसिव लिसनर्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्यों बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, टाइम जाया क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब एक बंदा आपको नहीं सुनेगा, आप इंसल्ट फील करोगे और आप हो सकता है अपना जो जो फोकस है उसको लूज कर दो। इज इट क्लियर? यस सर। इसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल दी है, जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर अक्सर लोग जाते हैं, सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, पैसे देते हैं और जाके सो जाते हैं और फिल्म देख के वापस आ जाते हैं। तो वो जो खराटे होते हैं ना उनके, वो दूसरों की फिल्म भी खराब करते हैं सोने में। तो ओके इसलिए सर। पैसिव लिसनर्स आर नॉट द गुड पीपल बिकॉज दे आर जस्ट लाइक द पैसिव यसर्स। वो आपको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प आउट नहीं करते, बल्कि उल्टा नुकसान देते हैं। आप समझ रहे होते हो कि मैंने बड़ा अच्छा मैसेज डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो पैसिव लिसनर्स फिर आपकी डिसीजन मेकिंग को करप्ट कर देते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू सर बेटा। एक और कल बात कर रहा हूँ। जी बताएं। अच्छा सर, ये जो डेफिनेशन ओरिएंटेड लिसनिंग डिस्कस, ये जो सर आपने क्वेश्चन दिया है, तो सर इसके बारे में बताना, मतलब हमें क्या पूरी नॉलेज देनी है, क्या बात करना है इसका? बेटा सिंपल, आपने ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने किस किस्म का लिसनर बनना है, या आपके पास सामने अगर एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर, एम्पैथेटिक लिसनर, क्रिटिकल लिसनर बैठे हों, तो आपने अपने आप को किस तरह से मोल्ड करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह तक उन तक पहुंचाना है। तमाम ऑडियंस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। परसों मैं इंशाल्लाह ऑडियंस एनालिसिस पे बात करता हूँ, एक छोटा सा लेक्चर ऑडियंस एनालिसिस पे भी देता हूँ, क्योंकि ऑडियंस को एनालाइज किए बगैर आप कभी भी अच्छी डिलीवरी नहीं इंश्योर कर सकते। इसलिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव। बिल्कुल सर, ये तो हकीकत है। ट्रेनिंग तो हो सकती है कि मैं आपको सेल्फ अवेयरनेस पे ट्रेनिंग दे दूं, चलो मेरी तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन ये लेक्चर्स होते हैं इसमें इंटरेक्टिव होना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल सर। असल में और जब मेरा जो तक है ना अभी अपनी लेवल 4 चल रहा है, तो लेवल 4 में हम लोग भी फिजिकल क्लासेस ही ले रहे हैं जब भी, क्योंकि इस तरह होता नहीं है। डजंट मैटर, जब ना मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई टाइम सेटल करके ना एक वर्कशॉप जरूर रखूंगा आप लोगों के लिए। सर आप कराची आ जाए, वहाँ आके पढ़ा दें। नहीं, कराची मेरा आना जाना रहता है, तो कभी आएंगे तो मैं पीफा वालों से कह दूंगा 2 घंटे की वर्कशॉप रख दें, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे बच्चों के लिए। तो मैं बिल्कुल हाजिर होता हूँ, हालांकि 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं एक दिन के हम लोग यहाँ पे, अच्छा जी। लेकिन बच्चों के लिए मैं हाजिर होता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ कि जरा सीखें बच्चे। ठीक है सर। थैंक यू अच्छा बेटा, सर, परसों मुझे मिलते हैं एक चीज़ और इंशाल्लाह। पूछनी थी कि जी ये बताएं। पेपर वगैरह का शेड्यूल कुछ होगा इनका? हाँ जी, मैं स्केड्यूल पूरा ना डिस्कस करके अली से मैं देखता हूँ, तो और शकील साहब जो लाहौर होते हैं, तो जी पूरा स्केड्यूल आपको पहले से बता देंगे इंशाल्लाह। सर, हमारे वैसे भी इसके लेवल 4 के पेपर हैं अभी 3 नवंबर और 4 नवंबर को। बस इस हफ्ते में इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको स्केड्यूल शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। सर शकील शेयर करेंगे या आप? मैं सर से डिस्कस कर लूंगा, शेयर आपका हेड ऑफिस ही करेगा जी, पीफा का जो है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।